सोशल मीडिया पर बहुत सारी पिक्चर वायरल हो रही है जिसके अंदर मुसलमान, हिंदू, सिख और बाकी कम्युनिटी के लोग हाथ बांध कर इकट्ठे खड़े हैं और उनके साथ राहुल गांधी नज़र आ रहे हैं। ये तमाम पिक्चर भारत जोड़ो यात्रा से लिए गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की तरफ से एक लॉन्ग मार्च है जिसके काफ़ी ज़्यादा मोटिव्स हैं, इसको हम बारी बारी आज डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ये मार्च सितंबर 2022 के अंदर स्टार्ट होगा, जो कि फ़ेब के अंदर आगे ख़त्म हो जाएगा। और इस यात्रा में जो यात्री हैं वो 3570 किलोमीटर तक सफ़र करेंगे। और इसके अलावा 12 स्टेट्स और काफ़ी यूनियन टेरेटरी और तमिलनाडु से लेकर ये यात्रा कश्मीर के अंदर जाकर एंड होगी। इस यात्रा में काफ़ी मशहूर सेलिब्रिटीज़ और काफ़ी मशहूर कांग्रेस की सेलिब्रिटीज़ भी शामिल रही हैं। इसके अलावा काफ़ी अपोजिशन पार्टी ने भी इसको ज्वाइन किया है, जैसे कि जब कश्मीर में गई है तो अब्दुल्ला के बेटे ने भी इनको ज्वाइन किया है। लोग इसे पदयात्रा, जो कि चंद्रशेखर की तरफ से 1983 के अंदर एक किसी किस्म का लॉन्ग मार्च देखने को मिला था, जो उन्होंने बीजेपी की तरफ से अपनी पर्सनैलिटी को रिवाइटलाइज करने के लिए किया था, उसके साथ भी कंपेयर करते नजर आए। यदि इसी यात्रा का असर है कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, इसलिए मेरे सब्सक्राइब बटन को ऐसे दबाएं जिस तरह पंजाब पुलिस मुजरिमों को दबाती है। इसलिए आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर इस यात्रा के मकसद क्या हैं, क्या वो अपने गोल्स अचीव करने में कामयाब रही है, और कौन कौन से डाउनफॉल्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के और भारतीय पॉलिटिक्स के जो इससे असरअंदाज होंगे, और कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो कांग्रेस को रिजॉल्व करने चाहिए अगर वो अगर इलेक्शन जीतना चाहती है। सबसे पहला मोटिव इस यात्रा को जो नज़र आता है वो भारत जोड़ो है। यानी इससे मुराद है कि जो बीजेपी की और आरएसएस की डिवीज़न की पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। बहुत सारे बयानात के अंदर बहुत सारी जगह पर कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी को मज़ीद सामने लेके आना चाह रही है। इससे पहले जितनी भी वॉरफेयर हो रही थी वो तमाम पर्सनैलिटी का क्लैश हो रहा था। लाइक मोदी को बुरा कह दिया जाता था, काफ़ी जगह पर आरएसएस को बुरा कह दिया जाता था, लेकिन इस तरह ओपनली आइडियोलॉजी को चैलेंज कभी नहीं किया गया था जिस तरह इस तरह किया गया है। नफरत को मिटाने की जरूरत। इसलिए आपको काफ़ी जगह पर नज़र आ जाता है कि राहुल गांधी मुसलमानों के साथ चल रहे हैं, और इसके अलावा गोल्डन टेम्पल के अंदर भी जाते नज़र आते हैं। सेम वही गोल्डन टेम्पल जहाँ पर कांग्रेस के द्वारा बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए थे 1983-84 के अंदर, और दंगे भी हुए थे। फिर उसके अलावा जो दूसरी चीज़ नज़र आती है वो इकॉनमी के तहत जिसको प्रेशराइज करते नज़र आते हैं। राहुल गांधी इस मार्च के अंदर इकोनॉमिक मॉडल जो कि मोदी का है उसको भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशराइज करते नज़र आते हैं। बहुत सारी जगह पे रिसेंट मुद्दे जैसे कि बेरोज़गारी, फिर अंबानी अडानी पे ऊपर इल्ज़ाम लगाना और ऐसी तमाम चीज़ें आपको इसके अंदर नज़र आ जाए। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर नज़र आती है वो राहुल गांधी का एक नेशनल लीडर बनना आता है। इससे पहले कभी भी राहुल गांधी को सीरियस नहीं लिया गया, बल्कि बीजेपी की तरफ से हमेशा उसे ट्रोल का निशाना बनाया, उन्हें पप्पू पप्पू कह के भी पुकारा जाता है। इसके अलावा मज़ीद काफ़ी ट्रोल्स जो हैं वो उसके तहत किए जाते हैं। लेकिन इस यात्रा के बाद इनका जो एक स्ट्रेचर है वो चेंज होता जा रहा है। इसके अंदर दिखाया गया है कि वो कैसे एक बुर्दबार, एक हाईली टॉलरेंस किस्म के इंसान है, और वाकई उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो इंडिया को लीड कर सकते हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड कर सकते हैं। साइकोलॉजी भी है कि आपके सामने जब एक चेहरा बार बार दिखाया जाता है और आपका मसीहा बनाकर दिखाया जाता है तो उससे आप वोट बैंक जो है वो इंक्रीज़ होता है। इसलिए जो पहले अक्सर बीजेपी की तरफ से नारा लगाया जाता है इफ़ मोदी देन हु, तो उसको भी ब्रेक किया जा रहा है कि मोदी के अलावा भी हमारे पास दूसरा जो है राहुल गांधी की शक्ल में चेहरा मौजूद है। फिर उसके अलावा जो चौथा पॉइंट इसके अंदर नज़र आता है वो लोकल इंटरेक्शन में नज़र आती है। हमेशा से राहुल गांधी को इस बात का सामना करना पड़ा है कि वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का नतीजा है, यानी उनके परदादा की वजह से उन्हें जो है वो सौंपी गई है सियासत, यानी कि उन्होंने अर्न नहीं किया, इसलिए उन्हें आम लोगों के मसाइल का नहीं पता है। लेकिन इस यात्रा के बाद उनसे इस चीज़ को भी वॉश करने की कोशिश की जा रही है कि वाकई वो लोगों के दरमियान घूमते हैं फिरते हैं, उन्हें लोगों के मसाइल का पता है। फिर उसके अलावा राहुल गांधी ने खुद कहा था कि दिस यात्रा इज़ मोर अबाउट लिसनिंग, कि वो इसको लिसनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर जैसे ही यात्रा चलती है तो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर गुजरती हैं, तो डिफरेंट स्टेट्स के जो नेचर है वो भी ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। तो इस यात्रा के एंड तक राहुल गांधी इस पोजीशन में होंगे कि वो हर स्टेट की पॉलिटिक्स को समझ सकें और उसको उसी अंदाज से जो बाद में जो है कंट्रोल भी कर सकें। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसका नज़र आती है वो मीडिया का इस्तेमाल नज़र आता है। भारत जोड़ो यात्रा की अलग से ऐप बनाई गई, फिर उसके बाद उन्होंने इसको सोशल मीडिया पे प्रॉपर कंपेन चलाएगी, देन इनकी अपनी एक वेबसाइट भी बनाएगी, और इंटरनेशनल कांग्रेस की तरफ से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर तनकीद भी की गई और उसको बाईपास भी किया गया। आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं रखते हो? गरीब लोगों से उनकी जमीन जो छीनी जा रही है वो हमें मीडिया में क्यों नहीं दिखाई देता? तनकीद तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से और बाकी पार्टीज़ की तरफ से भी काफ़ी नज़र आ जाती है, लेकिन जो मेन ट्रिक थी वो उनको बाईपास करना था, और वो सोशल मीडिया के थ्रू और अपनी कंपेनिंग के थ्रू करना था। इससे पहले फार्मर प्रोटेस्ट ने भी काफ़ी हद तक मीडिया को बाईपास किया था और काफ़ी हद तक जो है उस तनकीद का निशाना बनाया था, और वही सेम ट्रिक जो है वो हमें इसके अंदर नज़र आती है कि किस तरह सोशल मीडिया ट्रेंड चलाए गए हैं, किस तरह जो है वो पिक्चर्स का इस्तेमाल किया गया है और मीडिया के क्वेश्चंस को अवॉइड किया जा रहा है। इसके साथ जो सातवां मेन पॉइंट है वो रेपुटेशन का है। काफ़ी जगह पर फेक न्यूज़ भी चलाई गई
कि जैसे ये लेटेस्ट मॉडल है इसके अंदर फॉलो किया जा रहा है कि राहुल गांधी का अलग से कंटेनर आ रहा है, तो राहुल गांधी चलते हुए नज़र नहीं आते हैं। लाइक इस तरह की काफ़ी कंपेनिंग जो है वो की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो रेपुटेशन थी है कांग्रेस की वो बचाने में कामयाब रहे हैं। इनका अपना भी पर्सनैलिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी जगह पर 43% से लेकर 56 तक, जो कि तकरीबन ऑन एवरेज 15 से 20% इंक्रीज़ है, वो हमें काफ़ी स्टेट्स के अंदर नज़र आ जाती है। अब बीजेपी ने जो रवायती हथकंडे होते हैं जैसे कि पाकिस्तान जिंदाबाद का इल्ज़ाम भी लगा देना, वो भी लगाए हैं, लेकिन वो काफ़ी हद तक कवर अप हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये चीज़ बिल्कुल सक्सेस है। और आठवां जो मेन पॉइंट इसके अंदर है कि जो ऑलरेडी स्टेटस को है उसको चैलेंज करने की कोशिश की गई है। बहुत सारे लोगों के जहनों में चल रहा होगा कि कांग्रेस का एक स्टेटस को जो है बन चुका है, लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में एक नया स्टेटस को जन्म लिया है जो कि बीजेपी के अराउंड घूमता है। तो इसलिए जो पुराना स्टेटस को है उसको बहाल करने के लिए और जो रिसेंट स्टेटस को है उसको चैलेंज करने के लिए भी गांधी काफ़ी हद तक जो है वो डेस्परेट नज़र आते हैं। हद तक नॉन पॉलिटिकल रखने की कोशिश की गई है, जैसे बहुत सारी जगह पर पॉलिटिकल सवाल का जवाब देने से इनकार किया गया। जैसा कि कश्मीर के अंदर रिसेंटली ही आर्टिकल 370 से बात करने से इनकार कर दिया। सेम गोल्डन टेम्पल के ऊपर भी रिमार्क्स जो थे उनके ऊपर भी जवाब देने से इनकार कर दिया गया। और इसके अलावा भी ओवरऑल यही कहा जा रहा है कि ये नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन सबको मालूम है कि इसकी जो आउटलुक है और इसका जो रिज़ल्ट है वो पॉलिटिकल होगा। बात करते हैं उन मसाइल की जो भारत जोड़ो यात्रा से सॉल्व नहीं होंगे। सबसे पहले तो अगर कांग्रेस इसके ऊपर इलेक्टोरल विक्ट्री चाहता है तो ये पॉसिबल नहीं है। कांग्रेस को इससे ज़्यादा भी काम करना होगा और इससे आगे भी मज़ीद काफ़ी चेंजेस है जो करनी होगी। सबसे पहली चेंज जो उसको करनी होगी वो अपने इकनॉमिकल मॉडल और अपने आइडियोलॉजिकल मॉडल को मज़ीद क्लियर करना है। आप सिर्फ तनकीद करके कि बीजेपी में ये ख़राबी है, बीजेपी में ये ख़राबी है, या मोदी में ये ख़राबी है, अबानी अंडानी में ये ख़राबी है, लेकिन उससे आप ये सारा कुछ सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कांग्रेस अपनी इकनॉमिक पॉलिसी को क्लियर करके सामने नहीं रखती कि हम ये पॉलिसीज़ इस तरह लेके आएंगे और आम लोगों को समझाने में कामयाब नहीं होती, तब तक इलेक्टोरल की कामयाबी तो भूल जाए। अब जो कांग्रेस के अपने अंदर इन फाइटिंग है उसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे सूबे और काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिनके अंदर अभी भी कांग्रेस के अंदर फाइटिंग चल रही है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। फिर उसके अलावा कांग्रेस के अंदर ग्राउंड लेवल पे भी काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारी जगह पर ग्राउंड लेवल पे जो बीजेपी की वर्किंग है वो कांग्रेस को आउट क्लास कर देती है। इसलिए सिर्फ एक छोटी सी यात्रा चलाने से नीचे से आप तब्दीली लेके नहीं आ सकते। और टॉप टू बॉटम अप्रोच तो इसमें बेहतरीन नज़र आ जाती है। आपने अपना चेहरा भी साफ़ कर लिया है, लेकिन आपने अपनी रूट्स तो क्लियर करनी है, तो उसके लिए अलग से काम करने की ज़रूरत है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री पे इसके असर देखते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है जो अगले कई आने वाले सालों तक डिस्कस किया जाएगा। अब इससे एक चीज़ तो साबित हो जाती है कि इंडिया के अंदर मज़ीद फाशिज़म की जगह नहीं है। और जिस तरह इस यात्रा के अंदर लोगों की ऑडियंस नज़र आई है और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नज़र आई है, उससे तो डेमोक्रेसी और बाकी इदारे जो हैं वो मज़ीद स्ट्रेंथन ही नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इतनी बड़ी यात्रा के अंदर कहीं पे हमें क्लैशेस नज़र नहीं आते, कहीं पे हमें वायलेंस नज़र नहीं आती, तो ये भी इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इंडियन पॉलिटिकल कल्चर के लिए एक बहुत अहम इवेंट है। अगर कांग्रेस वाकई ही विक्ट्री अचीव कर लेता है या अपोजिशन पार्टीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि अगली दफ़ा बीजेपी हुकूमत ना ले सके, तो इससे भी एक नया हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि इसके असर जो है वो हमें कुछ महीनों में ही नज़र आएगा, अभी जो है वो इसकी सिर्फ बाज़गश्त हो रही है और इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन ही हो रही है।